नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की खबर पर हमारा विशेष कार्यक्रम गुनाह के आज के एपिसोड में हम आपको उन वारदातों के बारे में बताएंगे जो हमारे आसपास ही घटी है, क्योंकि हमारा मकसद आपको सतर्क और सावधान करना है, जिससे कि आप अपने आसपास होने वाले गुनाह से बच सकें। गुनाह की ये वारदात उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। गाजियाबाद का चर्चित सूरज चौहान हत्याकांड। हम आपको आज इस हत्याकांड से जुड़ी पूरी कहानी बताएंगे, जो महज एक मामूली विवाद से शुरू होकर एक सुनियोजित साजिश, हत्या और फिर पुलिस इनकाउंटर में बदल गई। गाजियाबाद में 17 साल के सूर्य प्रताप की हत्या का मामला शुरुआती तौर पर यह मामला बाइक को लेकर विवाद का लग रहा था, लेकिन जांच में सामने आया कि महज आधे घंटे के भीतर यह झगड़ा सुनियोजित साजिश में बदल गया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी असद के पिता नवाब समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी असद रविवार को तड़के पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यह पूरा घटनाक्रम 28 मई की दोपहर से शुरू हुआ। इसमें एक आरोपी पकड़ा गया, फरहान, और उसने पूरी कहानी जो बताई उसके अनुसार दोपहर करीब 3 बजे सूर्या चौहान और असद के बीच बाइक चलाने को लेकर तीखी बहस हुई। दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि विवाद काफी गर्म हो गया। असद धमकी देता हुआ वहां से उस समय तो चला गया। शुरुआत में ऐसा लगा कि मामला निपट गया, जैसा कि आमतौर पर होता है, लेकिन यह मामला वहीं खत्म नहीं हुआ। असद ने इस मामले को वहीं खत्म नहीं होने दिया और फिर इसका अंत एक खूनी कांड से हुआ। विवाद के बाद असद ने इस पूरे मामले को अपने पिता नवाब और अपने दोस्तों को बयां किया। बकरीद का दिन था। असद की बात सुनने के बाद उसके पिता नवाब ने कहा कि आज तुम्हें कुर्बानी करनी है। कुर्बानी किसी बकरे की नहीं, बल्कि सूर्या चौहान की, और वो भी बड़ी होशियारी से। इससे तेरी इलाके में दहशत भी बढ़ जाएगी और तू इलाके का बड़ा बदमाश और गुंडा बन जाएगा, फिर उसके बाद बड़ा माफिया बन जाएगा। लेकिन शुरुआत तुझे आज इसी दिन से करनी है, क्योंकि आज बकरीद का 5 दिन है। पिता की बात उसे बहुत अच्छी लगी। उसे लगा कि शायद उसका पिता सही कह रहा है, और इसके बाद सभी ने मिलकर सूर्या को सबक सिखाने की प्लानिंग बना ली। यहीं से एक सामान्य विवाद आपराधिक साजिश में बदल गया। पूरा मामले की जांच में जो सामने आया कि असद, उसका पिता नवाब, उसका दोस्त फरहान और एक अन्य साथी सूर्या की तलाश में इस पूरी बात को सुनने के बाद पिता के आदेश पर निकल गए। सभी ने मिलकर उसको घेरने और हमला करने की पूरी योजना बनाई थी, और रास्ते में सूर्या मिल गया। असद ने सूर्या से कहा, चलो आपसी विवाद खत्म करते हैं, हम लोग पुराने दोस्त हैं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इसके बाद असद ने सूर्या को अपने साथ चलने के लिए कहा। असद को पता था कि सूर्या जल्दी उसके झांसे में आ जाएगा। असद ने सूर्या के कंधे पर एक दोस्त की तरह हाथ रखा। सूर्या को लगा ये हाथ दोस्ती का है, लेकिन दरअसल असद ने उसके गले पे इसलिए हाथ डाला था ताकि वो भाग ना सके। असद सूर्या से कहता है कि मेरे दोस्त, तूने कभी बकरे की कुर्बानी देखी है? सूर्या ने कहा कि हम वेजिटेरियन हैं और हम ये सब नहीं देख सकते। तभी धीरे से फरहान ने असद को चाकू दे दिया, जो उसने अपने दूसरे हाथ में छुपा लिया। इसके बाद वो फिर सूर्या से कहता है, आज तुझे कुर्बानी का बकरा दिखाते हैं। सूर्या ने मना किया तो असद ने उसे दूसरे हाथ में पकड़ा चाकू, जो असद ने अपने दूसरे हाथ में रखा था, जो चाकू फरहान ने दिया था, सूर्या की पेट में घुसेड़ दिया और बोला, देख यही है बकरीद के दिन मेरी कुर्बानी, और तू है मेरा बकरा जिसे मैं आज कुर्बान कर रहा हूं। वो सूर्या पर तब तक वार करता रहा जब तक सूर्या की मौत नहीं हो गई, और इसके बाद थोड़ी देर सब वहीं खड़े रहे। असद ने सबको धमकी दी कि अगर किसी ने पुलिस को बताया तो उसका भी यही अंजाम होगा। घटना की सूचना पुलिस को मिली। खोड़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सूर्या को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, क्योंकि वो इतना घायल हो चुका था। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। सूर्या के परिवार और हिंदू संगठनों का भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस हरकत में आई।
तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली जाने लगे। साजिश रचने वाले पिता नवाब सहित उसके 3 दोस्त जो उस समय शामिल थे हत्या में, उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मुख्य आरोपी असद फरार हो गया। उस पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। पुलिस को सूचना मिलती है कि असद अपने साथियों से पैसे लेने और शहर से भागने की फिराक में है। पुलिस इलाके की घेराबंदी करती है, बैरिकेडिंग कर देती है। तभी असद बाइक पर अपने एक साथी के साथ आता है। पुलिस को देखकर वो बैरिकेडिंग तोड़कर भागने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि पुलिस आज उसे पकड़ लेगी और इस पूरे भागने के दौरान वो पुलिस पर फायरिंग भी कर देता है। आत्मरक्षा में पुलिस भी गोली चलाती है, जिसमें असद घायल हो जाता है और अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। सूर्या की मां पुलिस की त्वरित कार्रवाई और न्याय के लिए प्रशासन को धन्यवाद देती है और असद अब मारा जा चुका था। उसे लगता था असद को कि अब इस हत्याकांड के बाद जिस तरह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, वो इलाके का एक बड़ा बदमाश बन जाएगा। लेकिन आज वो असद जमीन के नीचे दफन है और जब उसे दफनाने का समय आया तो परिवार का कोई आदमी नहीं, सिर्फ एक रिश्तेदार उसे दफनाने के लिए पहुंचा था, वो भी दूर का रिश्तेदार। असद की मौत के बाद उसे 4 कंधे भी नसीब नहीं हुए। अब प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करने जा रहा है। जल्दी असद का पूरा परिवार सड़कों पर दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के बदमाशों को साफ बता रखा है कि अपराध करोगे तो जेल में जाओगे या फिर यमराज के पास। लेकिन असद इस बात को शायद नहीं जानता था या उसने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। यहां 0 टॉलरेंस की नीति है उत्तर प्रदेश में, इसलिए उसका भी वही अंजाम हुआ जो उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाले हर अपराधी का हो रहा है। गुनाह की अगली वारदात फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद क्षेत्र की है। तरफा प्यार में पागल युवक ने शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज होकर महिला के 1.5 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी बच्चे को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और सुनसान गली में उसे कई बार पटका, जिससे कि मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया और जब ये फुटेज सामने आया तो उसमें साफ दिखा कि आरोपी बच्चे को किस तरह से बेदर्दी से जमीन पर पटक रहा है। इस वारदात का सीसीटीवी जब वायरल हुआ तो जिसने देखा उसे विश्वास नहीं हुआ कि क्या एक आदमी, एक सन की आशिक इतना पागल हो सकता है, इतना निर्मम हो सकता है कि वो 1.5 साल के बच्चे की जान इस तरह से ले ले। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। ये मामला थाना अदाव क्षेत्र के बामाई गांव का है। यहाँ पर पिंकी अपनी बेटी रति और 1.5 वर्षीय नाती आरव के साथ यादव कॉलोनी में अपनी सहेली पुष्पलता पाठक पास रहती थी। पुष्पलता हाल में ही सड़क दुर्घटना में घायल हुई थी और रति उसी का हालचाल लेने गई थी। रति की शादी करीब 3 साल पहले बदायूं के रहने वाले सुनीत से हुई थी, लेकिन पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और वो अब अपनी मां के साथ रह रही थी। और सुनीत की बुआ का बेटा यानी कि उसका देवर, जिसका नाम विराज था उर्फ जितेंद्र पाठक, वो काफी समय से अपनी भाभी यानी कि रति पर शादी का दबाव बना रहा था। उसे लगता था कि रति अकेले रहती है और इसलिए वो रति से शादी कर सकता है। वो रति से प्रेम करता था और उससे विवाह भी करना चाहता था, लेकिन रति यह कहते हुए उसका प्रस्ताव ठुकरा देती थी कि वो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है। इसी बात को लेकर आरोपी पागल हो जाता है, वो उससे रंजिश पाल लेता है। शनिवार की सुबह विराज भी पुष्पलता के घर पहुंच जाता है, जहां पर पहले से ही महिला मौजूद थी। परिवार के लोगों के अनुसार उसने आरव को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ लिया। कुछ दूर सुनसान जगह पर वो लेकर उस बच्चे को पहुंचता है और उसने मासूम को कई बार जमीन पर पटका और गंभीर चोट लगने से उस बच्चे की मौत हो गई। ये सीसीटीवी बहुत वायरल है। इसके बाद आरोपी बच्चे को बाहर छोड़कर फरार हो जाता है। परिजन तुरंत बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है।
पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच शुरू होती है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। फुटेज में आरोपी की पूरी करतूत कैद हो जाती है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। सूचना मिली कि आरोपी बूढ़ा भरदरा मोड़ के पास मौजूद है। पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में वही हुआ जो अक्सर होता है, उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। यानी कि उसके इरादे और भी खतरनाक थे। आरोपी को लगता था कि महिला का बच्चा उसके और रति के विवाह में बाधक है। इसी मानसिकता और गुस्से के कारण उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। जिस बच्चे को उसने मारा, आखिर उसका क्या कसूर था? घायल आरोपी का जिला अस्पताल में उपचार के बाद फिलहाल जेल भेज दिया गया। उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो पानी मांग रहा था, लेकिन उसे कोई पानी नहीं दे रहा था। फिलहाल इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है। तो देखा आपने कि किस तरह से एक पागल और सनकी प्रेमी ने एक मासूम बच्चे की जान सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि वो उसकी मां से प्यार करता था और रिश्ते में देवर था। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि गुनहगार की कोई शक्ल नहीं होती, वो किसी भी शक्ल सूरत में, किसी भी रिश्ते में, नातेदारी में आपके आसपास ही होते हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की और वक्त रहते ऐसे लोगों से दूरी बनाने। गुनाह की यह वारदात उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से। फतेहपुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक दंपत्ति ने प्रेमी विजय निषाद की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने इंटरनेट से सबूत मिटाने के तरीके सीखे, ग्राइंडर मशीन से शव के टुकड़े किए और फिर जंगल में पेट्रोल डालकर जला दिया। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर इन दंपत्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल एक आपत्तिजनक फोटो ने पति के अंदर इतना गुस्सा भर दिया कि वो एक दरिंदा बन गया। जिसके बाद पति पत्नी ने मिलकर मौत की ऐसी पटकथा लिखी जो सस्पेंस फिल्म को भी मात दे देती है। यूट्यूब से सबूत मिटाने के तरीके सीखे, ग्राइंडर मशीन से शव के टुकड़े करने तक इस दंपत्ति ने कत्ल की ऐसी मास्टर क्लास रची जिसे देखकर कानून के रखवालों की भी रूह कांप गई। 8 महीने चले प्रेम का अंत ऐसी भयानक मंजर पर हुआ जहां प्यार की जगह सिर्फ खून, पेट्रोल और जलते हुए लाश के अवशेष थे। सिर्फ एक ही बार में विजय और किरण की नजरें मिली थी। विजय और किरण की मुलाकात किसी फंक्शन में हुई, दोनों की नजरें मिली। इसके बाद उनमें प्यार हो जाता है। पति गुजरात में था, दोनों 8 महीने तक खूब मिले क्योंकि पति वहां नहीं था, वो गुजरात में नौकरी कर रहा था। दोनों ने जीने मरने की कस्में खाई, अलग दुनिया बसाने की भी वो सोचने लगे। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर उसकी पत्नी की तस्वीर वायरल हो गई। वायरल होते हुए तस्वीर पति के पास गुजरात पहुंची। पति गुजरात से वापस आता है, पत्नी को समझाता है, ऊंच नीच बताता है, पत्नी को जमकर खरी खोटी भी सुनाता है। इस तकरार के बाद पत्नी का प्रेम वापस पति की तरफ उमड़ पड़ता है और उसने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। एक बेहतरीन प्लान बनाया। किरण ने अपने प्रेमी विजय को फोन किया और कहा कि मेरे पति आए हुए हैं लेकिन अभी वो बाहर गए हुए हैं, क्या तुम घर आ सकते हो? सामने से प्रेमिका का निमंत्रण मिलते ही विजय के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे लगा कि आज उसकी रात रंगीन होने वाली। विजय ने बाइक उठाई, तुरंत किरण के घर के लिए निकल गया। विजय घर पहुंचा। जैसे ही वो घर के अंदर गया, किरण ने दरवाजे पर ताला लगा दिया। विजय ने पूछा, इसकी क्या जरूरत है? तो किरण ने कहा, कोई अंदर ना आ सके, हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, इसलिए। किरण की बात सुनकर विजय और उत्साहित हो गया। विजय रोमांटिक होकर अपनी प्रेमिका की तरफ बढ़ा, लेकिन उसी वक्त विजय को पता नहीं था कि आगे कुछ खौफनाक होने वाला है। जैसे ही वो कमरे में जाता है, किरण का पति कमता वहां छुपा हुआ था और वो अचानक उसके सामने आ जाता है। विजय का दिमाग जैसे सुन्न हो गया।
कमता ने लकड़ी का एक डंडा हाथ में लिया था। उसने उस डंडे से विजय के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। लगातार उसने कई वार किए। इसमें उसकी पत्नी किरण भी शामिल थी। किरण ने उसे दबोच रखा था। इसके बाद किरण और कमता ने घर में फैले खून को साफ किया। पत्नी वहीं खड़ी थी अपने पति के साथ और प्रेमी की लाश वहीं पड़ी थी। काफी रात हो गई थी। रात में विजय के शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए इसकी प्लानिंग चलने लगी। विजय की लाश को वो बोरी में भरने लगे। उन्हें लगा कि बोरी में भर के ये लाश को फेंक देंगे, लेकिन तब तक लाश अकड़ गई थी। इसलिए आरी और ग्राइंडर मशीन की व्यवस्था की गई। दोनों ने मिलकर विजय के पैरों को काट दिया और फिर उसे बोरे में भर दिया। इसके बाद कमता ने बोरे को बाइक पर रखा और जंगल की तरफ गया और वहां पर लाश को जला दिया। विजय का पैन कार्ड, एटीएम सब कुछ फेंक दिया। इसके बाद वो घर आया। अगले दिन खून से सने अपने कपड़ों को खेत में ले जाकर जला दिया। दरअसल सबूत मिटाने के सारे इंतजाम उसने कर रखे थे। किरण और विजय का पिछले 8 महीने से अफेयर चल रहा था। इस बात की जानकारी जब कमता को हुई तो उसने किरण की एक बार पिटाई भी की थी। इसके बाद कमता ने तय कर लिया कि अब विजय से बदला लेना होगा। किरण को अब विजय से छुटकारा पाना था, क्योंकि यार 8 महीने का हो चुका था, उसे मुक्ति चाहिए थी। इसलिए दोनों ने मिलकर यह साजिश रची थी, किरण और कमता ने। किरण भी अब उससे ऊब चुकी थी, क्योंकि उनका प्यार ठंडा हो चुका था। किरण ने जब घर में ताला लगाया था और विजय ने पूछा कि यह ताला किस लिए लगाया था, तो इसलिए किरण ने यह ताला लगाया था कि कहीं मौका मिलने पर विजय भाग न सके। फिलहाल अब किरण और उसका पति दोनों गिरफ्तार हो गए हैं और पहुंच गए हैं वहां जहां है इनका असल ठिकाना, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे। गुनाह की यह वारदात प्रयागराज से है। प्रयागराज में करोड़पति परिवार के 4 सदस्यों की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया तो एक ऐसी कहानी सामने आई जो सभी को चौंका देती है। इन हत्याओं में परिवार का लाडला बेटा भी शामिल था। मां बाप और बहन की हत्या बेटे ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। हत्या साउथ मलाका में एक परिवार था। इसी परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई और इस हत्याकांड में एक आरोपी पकड़ा गया जिसका नाम था सनी, और सनी ने ही इस कत्ल की पूरी कहानी अपनी जुबानी बताई तो पुलिस भी हैरान रह गई। वारदात को अंजाम देने के बाद उसका आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि वो पूरी कहानी को सिलसिलेवार बयां कर देता है। पिता से झगड़े के कारण वह इतने गुस्से में था कि मारते वक्त उसके हाथ भी नहीं कांपे। जो बेटा था उसने अपने पिता को भी मारा, अपनी बहन को भी मारा और अपनी मां को भी मारा, अपने दोस्त के साथ मिलकर। और बाद में सनी और परिवार का वो बेटा जो सबसे लाडला था, दोनों ने घर से 1.5 लाख रुपए के गहने भी लूट लिए और फिर उन गहनों का बंटवारा किया। इसी बंटवारे में उनके बीच झगड़ा हो गया और इसके बाद उस दोस्त सनी ने उस साथी की भी हत्या कर दी, उस बेटे की भी हत्या कर दी जिसके साथ उसने कत्ल की पूरी कहानी रची। सनी ने बताया कि रविवार का दिन था, दोपहर में अभिषेक झल्लाया हुआ था। वह अपने पिता वीरेंद्र से चिढ़ा हुआ था क्योंकि उसे वो अक्सर डांटते रहते थे। अभिषेक खर्च बहुत ज्यादा करता था, लेकिन कमाई तो कुछ थी नहीं उसकी। वो कई लड़कियों से लगातार मोबाइल से बातें भी करता रहता था, लेकिन करीब 2:30 बजे अभिषेक सनी के पास पहुंचता है और कहता है कि भूख लगी है। संदीप के यहाँ से कचौड़ी और सिगरेट मंगाता है। मैकेनिक वाले के यहाँ से रॉड भी लेते आना, ये भी उसने कहा। कुछ काम है। थोड़ी देर बाद सनी तमाम व्यवस्था के साथ और रॉड लेकर पहुंचता है तो अभिषेक उस समय किसी लड़की से बात कर रहा था। कुछ लोग मिलने के लिए आने वाले थे, जिसके लिए अभिषेक ने मना कर दिया। बताया कि गेट पर ताला बंद करने को लेकर उसकी बहन ने उसे खरी खोटी सुनाई है। पैसे की दिक्कत है, कर्ज अदा करने और दूसरी जरूरतों को लेकर वो बात करता रहा। एकाएक अभिषेक ने कहा कि वो अपनी माँ, अपने बाप और बहन को मारना चाहता है और आज ही अगर सनी तुम साथ दो तो जेवर का आधा हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा।
ये बात दोनों दोस्तों के बीच हुई। दोनों दोस्त तैयार हो गए कि जब बेटा ही तैयार है तो सनी कहाँ चूकने वाला था। सनी को भी पैसे का लालच आ गया। शाम के करीब 5 बजे का वक्त था। उस समय अभिषेक की बहन मीनाक्षी नीचे आ रही थी। अभिषेक और सनी वहीं मौजूद थे। अभिषेक रॉड लेकर ऊपर चला गया और पीछे से सनी भी आ गया। अभिषेक ने बहन मीनाक्षी को देखते ही उसके सिर पर वार कर दिया। घायल होते ही उसने उसके हाथ पैर पकड़ लिए और कई बार रॉड से हमला किया जब तक उसकी मौत नहीं हुई। और फिर अपनी बहन को वो मृत अवस्था में घसीट के ऊपर ले गया। लेकिन इस दौरान उसका कपड़ा भी फट गया। कमरे में पहुंचते ही बेड पर उसके पिता लेटे थे। उसने पिता की भी हत्या कर दी। माँ चीखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? इसके बाद सनी ने माँ की भी हत्या कर दी, उसी लोहे के रॉड से पीट कर। और इस सारे काम में सनी भी उसके साथ था। माँ बाप की मौत हो चुकी थी। इसके बाद वो चाबी लेता है, अलमारी खोलता है, जेवरात निकालता है, दूसरी अलमारी से भी गहने निकालता है। जमीन संबंधी तमाम कागज, फाइल, मोबाइल, लैपटॉप सब अभिषेक ने पानी की टंकी में डाल दिया। और फिर जेवरात लेकर दोनों दोस्त नीचे आ गए, अभिषेक और सनी। अभिषेक वही लड़का है जिसने अपने माँ बाप और बहन की हत्या की थोड़ी देर पहले। यहां अभिषेक ने सोने का एक हार, 5 चूड़ी, ये तमाम चीजें निकाली। इस पर सनी ने अपना हिस्सा मांगा तो दोनों में झगड़ा होने लगा। अभिषेक ने कहा, ये मेरे घर का सामान है, तुम्हें थोड़ा हिस्सा दिया जाएगा। वो शरीर से भी मजबूत था। लेकिन सनी का गुस्सा बढ़ गया क्योंकि उसने भी इस वारदात में अभिषेक का साथ दिया था। सनी ने पहले उसके सिर पर रॉड मारा, फिर हाथ पैर बांधे, कांच के टुकड़े से हमला कर दिया। मारपीट में भी उसको भी चोट लग गई। और फिर उसने अभिषेक की हत्या कर दी, जबकि दोनों दोस्तों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। यानी 3 हत्याएं की थी। अब अभिषेक की भी हत्या हो गई। अभिषेक की हत्या के बाद सनी ने उसके शव पर डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर डाला और फिर बाहर से ताला लगाकर निकल गया। सनी ने अपने बयान में यह भी बताया कि व्यापारी उसकी पत्नी, बेटी को मारकर सामान निकालने में करीब 50 मिनट का समय लगा। अभिषेक हत्या के बाद उसी कमरे में रखा डिटर्जेंट पाउडर, तेल समेत अन्य सामान फेंक दिया। नीचे आने के बाद जब बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ तो भी अभिषेक को भी 15 मिनट के अंदर उसने मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसे भी यह पता था कि जो अपने माँ बाप का सगा नहीं है वो मेरा क्या सगा हो। उसने अभिषेक के हाथ पैर भी बांध दिए थे। उसका कहना था कि अगर वो ऐसा ना करता तो हो सकता है सनी उसे मार देता। झगड़े से पहले वो अभिषेक के बारे में यही सोच रहा था, सनी, कि अभिषेक कैसा लड़का है, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो उसका क्या होगा। जेवरात ले जाने के बाद उसे वो बाहर भी मरवा सकता है। हत्या के तुरंत बाद ही उसका मन बदल गया। 1 किलो सोने में से 100 ग्राम भी वो नहीं देना चाह रहा था। इससे पहले उसने हत्या कादित करने के लिए उकसाया था। उसे लगा कि करीब 2 करोड़ के जेवरात लेकर वो भी धनवान हो जाएगा और इसलिए उसने वारदात को अंजाम दिया था। उसकी बाइक घटना स्थल वाले घर के बाहर ही खड़ी थी। अभिषेक को मौत के घाट के उतारने के बाद सनी मकान के भीतर फंस गया। उसने बाहर निकलने के लिए मुख्य गेट के चैनल पर लगे ताले की चाबी ढूंढी जो नहीं मिल रही थी। कई घंटे तक वो चाबी ढूंढता रहा। इसके बाद अभिषेक का शव नीचे लेकर उतरा और वहां पर उसने चाबी का गुच्छा मिल गया अभिषेक के शव के पास। तो उसने राहत की सांस ली। सनी को डर सता रहा था कि अगर वो बाहर नहीं निकला तो सुबह दुकान खुलने पर सच्चाई पता चल जाएगी। जिस दुकान में अभिषेक की लाश भी छुपी रखी, उसकी चाबी लैब वाली दुकान के पास ही रखता था। उसे कोतवाली पुलिस अभियुक्त की निशानदेही पर तमाम चीजों को बरामद करके इस मामले का खुलासा कर दिया। तो देखा आपने किस तरह एक परिवार का लड़का अपने ही परिवार की हत्या अपने दोस्त के साथ करने चला था। अभिषेक ने अपने परिवार की तो हत्या कर दी, लेकिन उसके साथ जो उसका दोस्त था सनी, उसे पता था कि जो लड़का अपने माँ बाप, अपनी बहन जिनके साथ उसने जिंदगी बिताई है, उनका सगा नहीं है, तो वो मेरा सगा क्या होगा। पैसे के बंटवारे को लेकर जब झगड़ा होता है तो सनी ने पहले से ही प्लान बनाया था कि अब मुझे चौथी हत्या भी करनी है। और चौथी हत्या किसकी? अपने उस दोस्त की जिसके साथ मिलकर उसने 3 हत्याएं की थी। अब इस घर में 4 हत्याएं हो चुकी थी। करोड़पति परिवार था, पूरा परिवार अब समाप्त हो गया है, सिर्फ एक लालच और एक बिगड़ैल लड़के के कारण। तो देखा आपने कि किस तरह से
आसपास के लोग ही ज्यादातर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि गुनहगार की कोई शक्ल नहीं होती, वो किसी भी शक्ल सूरत में, किसी भी रिश्ते में हमारे आसपास हो सकता है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए आज की खबर पर गुनाह।